नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जॉगरन सिंड्रोम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। वहाँ हमने देखा था क्या कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है वो मल्टी सिस्टमिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होते हैं। ओके, बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं, ऑटो इम्यून्स होते हैं। ओके, और ये इन्फ्लेमेटरी होता है। यहाँ पे भी ये सेम है। अगर देखा जाए तो मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून का मोस्ट कॉमन कॉज रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, लेकिन सेकंड मोस्ट कॉज जो होगा वो हमारा जॉगरन सिंड्रोम होगा। मतलब क्या, मतलब एक तरीके का सिमिलर हम लोगों को मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी टाइप का मैनिफेस्टेशन हम लोग को जॉगरन सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। ओके, वहाँ पे भी फीमेल का प्रीडोमिनेंसी था। ओके, यहाँ पे भी जॉगरन सिंड्रोम में फीमेल का प्रीडोमिनेंसी है। ओके, फीमेल इस टू मेल का जो रेशियो होता है वो 9:1 यहाँ पे पाया जाता है। और कौन सा एज ग्रुप होता है तो 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ये देखा जाता है। ओके, तो मतलब एक तरीके का मिडिल एज ग्रुप होता है। तो एक फ़ीमेल होगी जो कि मिडिल एज ग्रुप की होगी। ओके, वो आएगी अगर आपके पास सारे क्लिनिकल फीचर्स लेके। हम लोग बात करेंगे कि इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं क्या कि उसको जॉगरन सिंड्रोम है। ओके, अब ये जो जॉगरन सिंड्रोम होता है ना, वो डिवाइडेड होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। ओके, प्राइमरी जॉगरन और सेकेंडरी जॉगरन। ओके, तो प्राइमरी जॉगरन सिंड्रोम और सेकेंडरी जॉगरन में क्या होता है, प्राइमरी का मतलब क्या है, वो उसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ किसी टाइप का नहीं हो। मतलब जॉगरन सिंड्रोम हम लोगों ने देखा क्या कि वो मल्टी सिस्टमिक होता है। ओके, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो वो प्राइमरी जॉगरन कहलाएगा। लेकिन अगर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ अगर एसोसिएटेड है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी जॉगरन। ओके, सिंपल। अब देखो, जो प्राइमरी जॉगरन होते हैं ना, उसमें HLA-DR3 होता है, ये मोस्ट कॉमन एज़ कम्पेयर टू HLA-DR2। ओके, मतलब HLA-DR2 और 3 दोनों होंगे, लेकिन 3 का एसोसिएशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू DR2। ओके, अब देखो सेकेंडरी में क्या होता है। सेकेंडरी में बहुत सारे डिजीज़ेस के साथ ये अगर इन्वॉल्व हो रहा है, मोस्टली आपका कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होगा, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी जॉगरन। ओके, क्लासिफिकेशन पर याद रखना सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के बेसिस पर है। सेकेंडरी जॉगरन बहुत सारे डिजीज़ेस के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी जॉगरन और सेकेंडरी जॉगरन, वो किस बेसिस पे, वो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के बेसिस पर है। ओके, तो जो हमारा सेकेंडरी जॉगरन होगा वो एसोसिएट होगा कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ से, और साथ ही साथ वो एसोसिएट होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ और SLE के साथ। ओके, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू SLE। ओके, फिर ये और साथ ही साथ किसके साथ एसोसिएट हो सकता है, तो इन्फ्लेमेटरी मसल डिजीज़ के साथ एसोसिएट हो सकता है। ओके, और ग्रैनुलोमैटस विथ पॉलीएंजाइटिस के साथ ये एसोसिएट हो सकता है। तो इतने सारे डिजीज़ेस के साथ ये एसोसिएशन है, पर क्लासिफिकेशन सिर्फ हमारा कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है। ओके, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स जो जॉगरन सिंड्रोम में होता है, इसमें भी डिवीजन है। एक होगा ग्लैंडुलर जॉगरन और एक होता है एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर जॉगरन। ओके, तो ग्लैंडुलर अगर क्या चीज़ है, अगर सिर्फ आपका आई या फिर माउथ अगर इन्वॉल्व हो रहा हो तो वो कहलाएगा ग्लैंडुलर। लेकिन अगर आई और माउथ के अलावा अदर सिस्टम्स अगर इन्वॉल्व है, कुछ भी आई और माउथ के अलावा कुछ और भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे वेजाइना हो सकता है, थ्रोट हो सकता है, स्किन हो सकता है, तो वो कहलाएगा हमारा एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो जॉगरन में क्या होता है ना, सब कुछ ड्राई हो जाता है, जैसे ड्राई आई, ड्राई माउथ, ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन, ड्राई वेजाइना, सब कुछ ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर ग्लैंडुलर है तो यहाँ आपको ड्राई आई और ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। ओके, तो जो ड्राई आई है वो मैनिफेस्ट करेगा केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिक्का के फॉर्म में, और जो ड्राई माउथ है अपना वो मैनिफेस्ट करेगा हमारा ज़ेरोस्टोमिया के फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्लैंडुलर। एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर में ये 50% होता है, मतलब 50% आपका ग्लैंडुलर होगा और एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर बाकी का 50% होगा। ओके, तो एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर में हमने देखा क्या कि मल्टी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑटो इम्यून लिम्फोसाइटिक एक्सोक्राइनोपैथी। इस चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑटो इम्यून है, मतलब क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी बनेगा। ओके, अपने ही सेल्स के लिए। ओके, और ये लिम्फोसाइट्स, मतलब यहाँ पे कुछ लिम्फोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और एक्सोक्रेनियोपैथी, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई हमारा ग्लैंड्स और डक्ट्स के साथ एसोसिएशन है, मतलब ग्लैंड्स में और डक्ट्स में अगर कुछ ऑटो इम्यून रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब एंटीबॉडीज़ वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और हमारा इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो रहा है, लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, ये सारी
चीज़ हो रहा है तो वो कहलाएगा ऑटो इम्यून लिम्फोसाइटिक एक्सोक्राइनोपैथी। ओके, इसमें ग्लैंड्स और डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ याद रखना। तो कौन सा ग्लैंड, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, तो एंडोक्राइन में हमारा थायराइड आ गया, और एक्सोक्राइन में क्या होता है कि जो हमारा CD4 सेल्स होते हैं, मतलब ये कोई सा भी डक्ट में चला जा सकता है, जो CD4 सेल्स हो सकते हैं। टी हेल्पर इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि TH1, TH17, ओके, एंड TH2, TH1, TH2, TH17, ये तीनों होता है, जिसमें ही 2 का उतना कोई ख़ास रोल नहीं होता है। ओके, TH1 और TH17 का रोल होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो टी हेल्पर्स होंगे वो TH1 ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू TH17 के। ओके, और टी सेल्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा रोल है एज़ कम्पेयर टू बी सेल्स। तो ये एक्सोक्राइन हो गया। एक्सोक्राइन में क्या होता है ना, जो CD4 सेल्स होते हैं और टी हेल्पर सेल्स होते हैं, वो हमारे डक्ट्स के चारों तरफ हो जाते हैं। जैसे ये हमारा डक्ट का एपिथेलियम है। ओके, इसके चारों तरफ CD4 सेल्स और टी हेल्पर सेल्स यहाँ करके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ओके, और यहाँ जो ब्लड वेसल्स होगा, ओके, जो इसको सप्लाई कर रहा होगा, उसके चारों तरफ भी आकर के एक्यूमुलेट अगर हो गया तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, कि एक्सोक्राइन में CD4 और टी हेल्पर सेल्स डक्ट्स के चारों तरफ और वहाँ के ब्लड वेसल्स के चारों तरफ चले जाते हैं, उनका इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। ओके, तो ये हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन केसेस में होता है। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, अगर पेरीडक्टल और पेरीवैस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन डक्ट्स के अलोंग हो जाए तो क्या करेगा, वो पूरे डक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी को हम लोग इम्यून डिस्ट्रक्शन कहते हैं। इम्यून डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगा डक्ट के सारे एपिथेलियम का। ओके, और नेक्स्ट है इम्यून इनहिबिशन। इम्यून इनहिबिशन का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा कोई सा भी डक्ट है, जैसे लैक्रिमल ग्लैंड हो गए, ओके, उसका डक्ट होगा तो वहाँ पे सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर M3, जो कि कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन के लिए। तो जाहिर सा बात है, अगर इम्यून मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है डक्ट्स का, ग्लैंड्स का, तो M3 जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि सेंस करके सिक्रीशन कराते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोगों को कोई सा भी सिक्रीशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा ऑटो इम्यून लिम्फोसाइटिक एक्सोक्राइनोपैथी। ओके, और साथ ही साथ क्या होता है ना, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड खास करके पैरोटिड का हम लोग को एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंटरल्यूकिन 18, याद रखना, इंटरल्यूकिन 18 जो होता है वो आ जाते हैं, वो पॉजिटिव हम लोग को देखने वो वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे मैक्रोफेजेस आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिम्फोसाइटिक था, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स आ रहे थे, मतलब क्या CD4 और टी हेल्पर सेल आ रहे थे, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड के केस में मैक्रोफेजेस आ रहा था। ओके, और नेक्स्ट है हमारा एंटीबॉडीज़। तो कौन कौन से एंटीबॉडी होंगे, एक तो M3 के रिसेप्टर के लिए होगा, तो एंटी M3 हो गया। ओके, और एक है हमारा एंटी अल्फ़ा फॉड्रिन। ओके, एंटी अल्फ़ा फॉड्रिन और एंटी M3 रिसेप्टर्स, एंटी M3 एंटीबॉडी, ये दोनों तरीके का हम लोग को एंटीबॉडी यहाँ देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट को सब चीज़ ड्राई होगा। ओके, ड्राई माउथ और ड्राई आई, याद रखना, माउथ और आई जो होता है, अगर ये ड्राई है तो ये एसोसिएटेड होता है ग्लैंडुलर जॉगरन के साथ। उसके अलावा कुछ भी, जैसे कि थ्रोट, स्किन, वेजाइना, ये सब अगर इन्वॉल्व होगा तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशंस। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं ड्राई आई के बारे में। ओके, तो ड्राई आई जो होता है हमारा, उसके लिए, उसके टेस्ट करने के लिए ये सब आपको मालूम होगा, ये शिमर टेस्ट होते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि हम लोग स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टेन से हम लोग पता करते हैं। ओके, टेयर ब्रेकअप टाइम होता है, ये सारा चीज़ होता है। ओके, तो ये याद रखना कि जो हमारा ड्राई आई है, ये एक तरीके का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि मेबोनियन ग्लैंड में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मेबोनियन ग्लैंड का कुछ पैथोलॉजी होता है, तो उस केस में भी हम लोग को ये ड्राई आई देखने को मिलता है। ओके, तो ये एक तरीके का नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिमर टेस्ट के बारे में। तो शिमर टेस्ट के बारे में आप लोग सब जानते हैं क्या, कि इसमें टीयर का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, डिफेक्टिव टीयर प्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, तो हम लोग जो इसका वॉटमैन्स 41 जो पेपर यूज़ करते हैं, तो उसमें लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5 mm वहाँ पे टीयर जो होंगे वो फिल करेंगे, लेस देन 5 mm का ही वेटिंग हो पाएगा। ओके, 15 मिनट्स में। तो ये हम लोग को इंडिकेट करता है ये ड्राई आई है, ये टेस्ट आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। ओके, तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हम लोग लिसामिन ग्रीन का यूज़ करते हैं और फ्लोरोसिन डाइस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो लिसामिन ग्रीन जो होता है, ये याद रखना कि एपिथेलियल सेल्स को
ये एपिथेलियल सेल्स को स्टेन करता है जिसमें म्यूसिन ना हो। ये फ्रेंड्स याद रखने की बात है, क्योंकि हमारा जो आई होता है ना, तो आई में हम लोग का टीयर का प्रोडक्शन होता है। तो टीयर का जो प्रोडक्शन होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं टीयर्स का। एक लिपिड लेयर होता है, एक एक्वस लेयर होता है, एक म्यूसिन लेयर होता है। ओके, तो मोस्ट केसेस में जो ड्राई आई होता है वो एक्वस और म्यूसिन लेयर इन्वॉल्व होता है। ओके, लिपिड का माइल्ड ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर म्यूसिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो म्यूसिन को वो स्टेन नहीं करेगा, लेकिन म्यूसिन के अलावा जो हमारा एक्वस है और लिपिड लेयर है, तो उसको ये उसके सेल्स को ये स्टेन करता है। ओके, तो ये लिसामिन ग्रीन कहलाता है। म्यूसिन को नहीं करेगा, म्यूसिन के अलावा वो दो जो हमारा एक्वस और म्यूसिन है उनको स्टेन करेगा, उनके सेल्स को। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट डाई स्टेन। फ्लोरेसेंट डाई स्टेन, इनके बारे में आपको मालूम ही होगा कि ये डीवाइटलाइज्ड सेल्स, जो टूट गए हैं सेल्स, जो कि वाइटल सेल्स नहीं है, ठीक है, उनको ये स्टेन करता है। डीवाइटलाइज्ड सेल हो गया, या मान लीजिए आपका एपिथेलियल कुछ डिफेक्ट्स हो गया, जैसे कि पेरीडक्टल हम लोगों ने बात किया था, या पेरी वेसिकुलर जो होंगे उनके चारों तरफ अगर डिपोजिशन हो गए, अगर वो मर जाता है सेल्स, अगर वो डिवाइटलाइज्ड सेल हो जाता है तो उसको ये स्टेन करता है। ओके, नेक्स्ट है टीयर ब्रेकअप टाइम। ये भी आपको मालूम है कि अगर लेस दैन 10 सेकेंड है वो इंडिकेट करता है ड्राई आई। तो फ्रेंड याद रखना, ड्राई आई एक तरह का नॉन स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर कोई मेबोमियन ग्लैंड में भी पैथोलॉजी हो सकता है, अगर डिफेक्ट्स हो सकता है तो ये इन्वॉल्व होगा। ओके, तो ड्राई आई उसमें भी दिखने को मिलेगा। तो ये नॉन स्पेसिफिक है जॉगरन के लिए। मोर स्पेसिफिक अगर बात किया जाए तो ड्राई माउथ है। ओके, ड्राई माउथ में हम लोग क्या देखने को मिलेगा? तो ड्राई माउथ, अगर जाहिर सा बात है, ड्राई माउथ मतलब सैलिवरी सिक्रीशन कम हो रहा है। सैलिवरी सिक्रीशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? डेंटल कैरीज उस इंसान को आसानी से लग सकती है। ओके, क्योंकि हमारे सलाइवा में बहुत सारा लाइसोसोम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को किल करता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ईजिली डेंटल कैरीज होगा और रिकरेंट होगा, मतलब बार बार उस बेचारे को डेंटल कैरीज होते ही रह जाएगी। ओरल थ्रश देखने को मिलेगा, माइक्रोब्स का ग्रोथ हो जाएगा जिसकी वजह से ओरल थ्रश हम लोग को देखने को मिलेगा। जाहिर सा बात है, डिफ़िकल्टी इन चूइंग मैस्टिकेशन, हमारा सलाइवरी का हमारा सैलिवेशन का ही पार्ट होता है। तो अगर सलाइवा ही नहीं बन पा रहा है तो डिफ़िकल्टी इन चूइंग होगा। फिर डीप रेड टंग होगा। ओके, उसके बाद ऑल्टर्ड टेस्ट भी हो सकता है, सलाइवा नहीं है तो टेस्ट नहीं लगेगा। अगर एक बात याद रखना फ्रेंड्स, वहाँ पे अगर नोड्यूल्स बनना स्टार्ट हो गया, अगर वो पैल्पेबल नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स अगर एसिमेट्रिकल है और वो पैल्पेबल है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि अब वो मैलिग्नेंसी की तरफ जा चुका है। ओके, मतलब वो एक मैलिग्नेंट कंडीशन हो चुका है और वो पेनलेस होगा। ये भी याद रखना, वो पेनलेस होता है। ओके, नेक्स्ट है रिकरेंट पैरोटाइटिस, मतलब पैरोटिड ग्लैंड में भी बार बारी से इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ अगर रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है, डेंटल कैरीज हो रहा है, ओरल थ्रश हो रहा है, ठीक है, और ये सारे चीज़ हो गए, फिर रिकरेंट पैरोटाइटिस, बार बार उसको इन्फेक्शन लग जा रहा है, तो वो इंडिकेट करता है क्या? कि जॉगरन है। ओके, तो ये मोर स्पेसिफिक हो गया। किसी को भी इसी तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन अगर मेबोमियन ग्लैंड में अगर कुछ डिफेक्ट्स है, कुछ पैथोलॉजी है, तो ड्राई आई हो सकता है। तो ये एक तरीके का नॉन स्पेसिफिक है, ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है। ओके, अब ये हमारा ग्लैंडुलर कंप्लीट हुआ। ग्लैंडुलर में हमने बात किया था कि आई और माउथ आता है, तो आई और माउथ हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर का। ओके, एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर हमने देखा था कि बचा हुआ 50% हमारा ग्लैंडुलर होता है, 50 एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर होता है। उसमें से उन 50% में से 15% जो होता है वो सीवियर हो जाता है, मतलब वो डेंजरस हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यहाँ पे याद रखना फ्रेंड्स, जो ग्लैंडुलर होता है इसमें कोई सा भी वायरल एसोसिएशन नहीं होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर वाले में HCV वायरस का एसोसिएशन हो सकता है। ओके, अब देखो इसका मैनिफेस्टेशन क्या है। HCV मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, अब इसका मैनिफेस्टेशन क्या है? जो क्रायोग्लोबिनेमिया होंगे, ठीक है, वो हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्रायोग्लोबुलिन्स वगैरह जो होंगे, क्रायोग्लोबुलिन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, लाइकेन प्लानस, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एंटीबॉडीज़, वहाँ पे 2 एंटीबॉडीज़ हम लोगों ने बात किया था। कौन कौन से एंटीबॉडी थे? तो एंटी M3 जो था, जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे फ्रेंड्स, एंटी M3, तो ये था, और एंटी अल्फ़ा फोर्ट्रिन, ये 2 एंटीबॉडीज़ हम लोगों को ग्लैंडुलर में देखने को मिलता है। ओके, लेकिन एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर में याद रखना कि हम लोग को 2 एंटीबॉडी मिलता है, एंटी रो और एंटी ला। ओके, अब इसकी भी खास बात है, अगर हमारा ये एंटी रो और एंटी ला, ओके, हम लोग को देखने को मिलेगा SLE के साथ, मतलब पहले उस बंदे को SLE हुआ, उसके बाद जॉगरन हो रहा है, तो वो सेकेंडरी जॉगरन कहलाएगा।
ओके। लेकिन अगर ये एसोसिएशन अगर हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जॉगरन के साथ है, ओके, एसएलई वगैरह किसी के साथ भी नहीं है, तो प्राइमरी होगा। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि अगर एसोसिएशन है किसी और डिज़ीज़ के साथ, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू डिज़ीज़, ओके, तो वो हमारा सेकेंडरी में जाएगा। अगर एसोसिएशन किसी और डिजीज़ के साथ नहीं होता है, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू ही क्लासिफिकेशन के लिए होता है, तो वो प्राइमरी में जाता है। ओके। तो फ्रेंड्स, अगर एसएलई के साथ एसोसिएशन है तो जाहिर सा बात है क्या कि वो सेकेंडरी में जाएगा और इसकी प्रोग्नोसिस गुड होगी, अच्छा, मतलब वो इजीली हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट के बचने का भी चांसेस में ज़्यादा होता है, सीवियर फॉर्म नहीं जाता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा जॉगरन के साथ है तो वो बैड प्रोग्नोसिस है। क्यों अब ये बैड प्रोग्नोसिस है? क्योंकि इसका जो ऑनसेट होता है वो अर्ली हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है। और जाहिर सा बात है, अगर अर्ली ऑनसेट होगा तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा, मतलब लॉन्गर टाइम तक हम लोगों को एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर फीचर्स देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या होता है ना, सैलिवरी ग्लैंड का यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, वहाँ पे पैरोटाइटिस हो रहा था, ओके, एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर वाले में। लेकिन एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर में हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड का स्वेलिंग होता है, जिसकी वजह से लिम्फोमा आ जाता है। तो देख लिया आप लोगों ने क्या कि ये सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। ओके, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को रिकरेंट पैरोटाइटिस हम लोग को देखने को मिला, यहाँ पे लिम्फोमा ही डायरेक्ट चला गया। तो ये 15% जो होता है हम लोगों ने देखा भी था, ये सीवियर की तरफ जाता है। तो अगर इसको ट्रीट हम लोग नहीं करेंगे तो सीवियरिटी की तरफ चला जाएगा। इसीलिए अगर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस है, ओके, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस है तो वो सीवियर की तरफ जा सकता है। ओके, और क्या चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा, तो रूमेटॉइड फैक्टर इसमें पॉजिटिव होंगे। ओके, कॉम्प्लीमेंट जो होता है C3 C4, इसका लेवल जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जॉगरन का। ओके, तो जॉगरन का मोस्ट कॉमन अगर क्लिनिकल फीचर्स देखा जाए तो उस बंदे को फैटीग होगा, मतलब बहुत इजीली वो थकान में चला जाएगा। आर्थ्राल्जिया हो जाएगा और आर्थराइटिस होगा। आर्थ्राल्जिया का मतलब होता है मसल वीकनेस। ओके, मसल वीकनेस की वजह से मसल में अगर पेन हो रहा है तो वो आर्थ्राल्जिया होगा। ओके, और अगर जॉइंट का वीकनेस है, मतलब जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है, पेन है, तो वो आर्थराइटिस कहलाता है। ओके, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमारा इसमें फैटीग होगा, फिर आर्थ्राल्जिया होगा, फिर आर्थराइटिस होगा, मतलब उस इंसान को ईजिली थकावट हो जाएगी, फिर मसल में पेन होगा, फिर जॉइंट में उसको पेन और इन्फ्लेमेशन होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, जब इंसान ग्लैंडुलर से एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर की तरफ जाता है तो उसको कुछ चेंजेस मिलता है, कुछ वो चेंजेस फील करता है। तो यही है वो चेंजेस। पहले तो उसकी थकान जो होगी वो बढ़ जाएगी, पहले तो वो थकता था, अब वो ज़्यादा थकने लग गया है। ओके, और हेयर फॉल उस बंदे का बढ़ गया है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस होंगे, मतलब वो इंसान डार्क होते चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें पेशेंट कैसे वो मैनिफेस्ट करता है, किस तरीके से अगर आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि फ़ीमेल और मेल का जो रेशियो होता है वो 9:1 के फॉर्म में होता है। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। मतलब एक एल्डरली, मतलब एक मिडिल एज फीमेल है जिसकी एज मतलब 40 to 60 ईयर्स की है, वो आपकी क्लिनिक में आती है। ओके, और वो आती है आपकी क्लिनिक में, फीमेल आएगी तो वो पहले बोलेगी क्या कि मुझे थकान सा फील हो रहा है। ओके, और साथ ही साथ मुझे हेयर फॉल होते हैं। तो इनिशियल सिम्टम्स थकान नहीं होगा, इनिशियल सिम्टम्स वही ड्राई आई होता है, उसको ड्राई माउथ होता होगा, डेंटल कैरीज़ वगैरह होता होगा। ओके, डेंटल कैरीज़ हो गया, बार बार पैरोटाइटिस हो जाता होगा। ओके, तो सैलिवेशन में उसको प्रॉब्लम होता होगा, जिसके वजह से उसका माउथ हमेशा ड्राई रहता होगा, टेस्ट उसका चेंजेस हो जाता होगा। ये सब पेशेंट ने अपने आप पे उतना ध्यान नहीं दिया। ओके, क्योंकि वो बार बार रिकरेंट होता था, मतलब एक बार ठीक हो जाता था फिर से हो जाता था, तो वो कुछ एंटीबायोटिक लेकर के वो अपना ठीक कर लेती थी। ओके, उसको कब होश आया, उसको होश तब आता है जब उसकी वीकनेस बढ़ जाती है, उसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। पहले वो कहती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, मैं बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद से मेरी पूरी सुंदरता ही ढल चुकी है। मतलब ना मैं कुछ काम कर पाती हूँ, मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, मेरे हेयर फॉल भी होने लग गए हैं और मेरा कॉम्प्लेक्शन भी चेंज होने लग गया है। मतलब मैं पहले सुंदर थी, अब मैं डार्क की तरफ जा रही हूँ, बाल भी झड़ रहे हैं। तो ये वो पेशेंट आपको लेकर के आएगी कंप्लेन। ओके, ये सारे हो गए। तो ये पेशेंट के पास आता है। तो और क्या चीज़ इसमें देखने को मिलता है, इसमें आर्थ्रैल्जिया जो हम लोगों ने देखा था, आर्थ्रैल्जिया और आर्थराइटिस ये भी देखने को मिलता है। तो इस टाइप का जो आर्थ्रैल्जिया और आर्थराइटिस जो होता है वो जैकॉर्ड आर्थराइटिस कहलाता है। क्यों जैकॉर्ड? क्योंकि ये स्मॉल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। ये इसमें याद रखना क्या कि स्मॉल जॉइंट्स जो होंगे बस उनको इन्वॉल्व करेगा। ओके, और ये पेरिफेरल मतलब हमारा एमटीपी जॉइंट्स वगैरह जो हो गए, ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और पॉलीआर्थ्रैल्जिया होगा। ओके, प्रीडोमिनेंटली हमारा अपर लिम्स में देखने को मिलेगा, मतलब हमारे डिजिट्स वगैरह प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा नॉन इरोसिव। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखा था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का
इरोसिव पोर्शन हम लोग को इरोजन वहाँ पे होता है। ओके, और गाउट के केस में अगर टोफाई वगैरह का फॉर्मेशन हो गया, मतलब अगर क्रोनिक हो गया, तो वो इरोजन में के तरफ जाता है। अगर नॉन इरोसिव अर्थराइटिस की बात की जाए तो नॉन इरोसिव का एक कॉज है हमारा SLE। ओके, इरोसिव का कॉज था हमारा क्या, रूमेटॉइड अर्थराइटिस था, और गाउट का आखिरी स्टेजेस, मतलब जिसमें टोफाई का फॉर्मेशन हो रहा था, क्रोनिक गाउट। ओके, नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है हमारा लैक्सिटी। अगर जॉइंट्स का अगर लिगामेंट्स का यहाँ पे लूजनिंग हो जाए, क्यों, क्योंकि आर्थराइटिस हो गया है, तो उस वजह से डिफॉर्मिटी होगा। ओके, उस जॉइंट्स में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्कुलाइटिस के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये हमेशा स्मॉल वेसल को ही इन्वॉल्व करता है। ओके, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे इसमें भी कुछ चेंजेस है। नेक्स्ट है हमारा क्यूटेनियस पैल्पेबल पल्प्यूरा। ओके, वेस्कुलाइटिस मतलब अगर कहीं पे भी वेस्कुलाइटिस हो गया तो कहीं वहाँ पे पल्प्यूरा हम लोग को दिखने को मिलेगा, और वो पल्प्यूरा जो होंगे वो पैल्पेबल होंगे, हम लोग उसको पैल्पेट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेनॉल्ड्स फेनोमेना। रेनॉल्ड्स फेनोमेना भी हम लोग को देखने को मिलता है। अगर मान लो केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिक्का है, ओके, ये अगर है तो ये कॉज करता है क्या, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, वो इस्कीमिया की तरफ चला जाता है। ओके, तो ये सारे फीचर्स वेस्कुलाइटिस में देखने को मिलेगा। अब याद रखना, अगर जॉगरन और क्रायोग्लोबिलेमिया है, ये याद रखना फ्रेंड्स, अगर क्रायोग्लोबिलेमिया के साथ एसोसिएशन है तो वो मीडियल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। ओके, लेकिन नॉर्मल केस में सिर्फ और सिर्फ जॉगरन का वेस्कुलाइटिस के बारे में बात किया जाए तो ये सिर्फ स्मॉल वेसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन अगर क्रायोग्लोबिलेमिया के साथ एसोसिएशन इसका हो जाता है तो वो मीडियल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। ओके, अब मीडियल वेसल्स में क्या आ जाते हैं, तो MPGN ये किडनी का पोर्शन है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके, न्यूरोपैथी हो गया, और वेस्कुलाइटिस विद अल्सर्स। तो ये सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा, मतलब वेस्कुलाइटिस होगा और साथ ही साथ अल्सर्स भी होगा। अल्सर्स मोस्टली हमारा मीडियम वेसल्स को ही इन्वॉल्व करता है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन अगर होगा वेस्कुलाइटिस और अल्सर तो वो मीडियम वेसल्स को इन्वॉल्व यहाँ पे करेगा। ओके, ये सारे हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में CNS का कोई रोल नहीं है, CNS किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता। PNS हम लोगों ने बात की थी क्या, कि PNS कॉज होता है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, ये पेरिफेरल पॉलीआर्थराइटिस को ये कॉज करता है, पेरिफेरल जॉइंट्स को करेगा इन्वॉल्व। ओके, पॉलीआर्थराइटिस होगा तो यहाँ पे भी जो PNS होंगे वहाँ वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो PNS में कुछ यहाँ पे चेंजेस होगा जो कि गैंग्लियोपैथी कॉज करेगा, गैंग्लियॉन्स में चेंज होगा तो गैंग्लियोपैथी होगा। और कौन सा होगा, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ओके, डॉर्सल रूट गैंग्लियन मतलब सेंसरी सिस्टम उसके ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो ट्रंकल सेंसरी अटैक्सिया मतलब कोई सा भी वो सेंस कर नहीं पाएगा, उसके सारे सेंसरी सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे और उसको अटैक्सिया हो जाएगा, मतलब वो चल भी नहीं पाएगा ढंग से। ओके, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, और पूरा ट्रंक ही उसका ट्रंक में ही प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो ट्रंकल सेंसरी अटैक्सिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लंग्स के बारे में। ओके, तो लंग्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अगर बात किया जाए तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होता है। ओके, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ यहाँ पे। NSIP का मतलब क्या चीज़ है, NSIP का मतलब नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे निमोनिया उस बंदे को होगा लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होगा, मतलब जैसे प्रॉपर निमोनिया में जो होता है क्लिनिकल फीचर्स वो सारे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें दूसरे टाइप का निमोनिया होगा, निमोनिया भी बहुत टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं निमोनिया का। ठीक है, तो निमोनिया नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर मान लो वहाँ पे लंग्स में सिस्ट और नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, मतलब क्या कि थिन वॉल्ड अगर सिस्ट बन गए, नोड्यूल्स बन गया, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा ग्राउंड ग्लास ओपेसिफिकेशन भी देखने को मिला वहाँ पे। ओके, तो वो इंडिकेट करता है LIP का फुल फॉर्म है हमारा लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लिम्फोसाइट्स वहाँ पे आ जाएंगे। ओके, लिम्फोसाइट्स वहाँ पे आ जाएगा और वो निमोनिया कॉज करेगा। तो ये एक तरीके का नॉन स्पेसिफिक है, मतलब जनरल निमोनिया केस में ये सब नहीं होता है, लेकिन ऐसा फीचर्स आप लोग को देखने को मिलेगा तो वो इंडिकेट करेगा क्या, कि निमोनिया ही है, अ टाइप ऑफ निमोनिया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बिलियरी सिस्टम में प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस कोलेंज। नेक्स्ट है हमारा बिलियरी सिस्टम में हमारा प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। ओके, ये हमारा दिखने को मिलता है। पहले हम लोग को लगता था कि ये सिरोसिस कॉज करता है, मतलब लिवर सिरोसिस। अब हम लोग को लगता है कि नहीं, इसका लिवर के साथ कोई खास एसोसिएशन नहीं है, ये हमारा बिलियरी मैनिफेस्टेशन है और उसमें है क्या है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। ओके,
इसमें क्या होता है ना, जो हमारा इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था ग्लैंड्स के चारों तरफ ये इसका इन CD4 और T से हेल्पर सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, फिल्ट्रेशन वहाँ पे आता है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो पूरे तरीके से ग्लैंड्स को ये ख़त्म ही कर देता है वहाँ पे। ओके, तो ग्लैंड्स का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, मतलब जो हमारा बाइल सिस्टम है, ओके, बाइल सिस्टम में डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, और ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होगा, जो ये प्रेजेंट करेगा एज कोलेंजाइटिस के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है हमारा रीनल। तो रीनल में जो हमारा ट्यूबुलो इंटरस्टिशियम है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होते होते चले जाएंगे, ट्यूब्यूल सारे कमते चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ हो गया। और टाइप 1 डिस्टल रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये भी हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा CKD अगर हो गया, मतलब अगर बहुत ही लंबे लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस पे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे MPGN देखने को मिल रहा है। मतलब क्या, क्रायोग्लोबिनेमिया जो होगा, क्रायोग्लोबुलिन्स का परसेंटेज हम लोग के ब्लड में बढ़ जाएगा। ये लेकिन याद रखना कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के केस में है। इनिशियल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्यूब्यूल्स जा रहा होगा, लेकिन अगर क्रॉनिक होते चल गया तो मेम्ब्रेन भी चला जाएंगे, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेलिग्नेंसी। तो मेलिग्नेंसी में फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हो क्या कि ये जॉगरन जो होता है, ये पहले तो ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होता है, सबसे पहले बात ये है। और मेलिग्नेंसी में क्या होगा, मेलिग्नेंसी हम लोग सस्पेक्ट ही कब करेंगे, सबसे पहले मेलिग्नेंसी हम लोग सस्पेक्ट करेंगे जब पैरोटिड का बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट होते चला जा रहा है, वो मेलिग्नेंट कंडीशन होगा। हम लोगों ने बात की थी क्या कि नोड्यूल्स, एक पेनलेस नोड्यूल्स होते हैं एसिमेट्रिकल, अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो मेलिग्नेंसी की तरफ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अगर पल्प्यूरा, अगर स्किन में एरिथेमेटस चेंजेस होने लग गया, क्यूटेनियस एरिथेमेटस चेंजेस हो गया, तो वो पल्प्यूरा हो जाएगा। ओके, और अगर पल्प्यूरा लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस तक अगर ल्यूकोपीनिया के साथ एसोसिएटेड है, ओके, तो वो हमारा मेलिग्नेंट कंडीशन की तरफ जाएगा। क्रायोग्लोबुलिनिया बढ़ रहा है, C3 C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम घट रहा है। ओके, और एंटी रो और ला, जो ये हमारा एंटीबॉडी था हमारा एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर का, और एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर हमने देखा था क्या कि 50% होता है, उसमें से भी 15% जो होता है वो सीवियर फॉर्म होता है, मतलब वो मेलिग्नेंसी की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो एंटी रो और एंटी ला। ओके, और लिम्फेडिनोपैथी अगर बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट है तो। ओके, और अगर जॉगरन के बारे में बात किया जाए तो ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है किस चीज़ के लिए, ये मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा के लिए, मतलब जॉगरन के बाद बी सेल लिम्फोमा हो सकता है। कौन सा बी सेल, मार्जिनल जोन। ओके, मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस का। ओके, तो डायग्नोसिस में हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड का बायोप्सी। ये हमने देखा था क्या कि जो ड्राई माउथ होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और ड्राई आई उतना नॉन स्पेसिफिक होता है क्योंकि उसका एसोसिएशन मेबोनियन ग्लैंड के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोगों ने इसका बायोप्सी लिया, ओके, और बायोप्सी में अगर मतलब कुछ लिम्फोसाइटिक कुछ डक्टल इन्फ्लेमेशन हम लोग को इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला, पेरीवैस्कुलर डक्टल इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, ओके, या फिर पेरीवैस्कुलर पेरीडक्टल इन्फिल्ट्रेशन, लिम्फोसाइट्स वहाँ पे आने लग गए, बायोप्सी के केसेस में बहुत सारे लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेगा, तो बताता है क्या कि ये ऐसे जॉगरन हो सकता है। ओके, तो ये एक तरीके का गोल्ड स्टैंडर्ड है सबसे पहला। दूसरा क्या चीज़ होगा, लिम्फोसाइटिक साइलेंडाइटिस। ओके, तो साइलेंडाइटिस अगर मान लो वही सेम चीज़, अगर मान लो लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन होने लग गया तो वो बताता है क्या कि ये जॉगरन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था एंटी रो और ला, ये भी हम लोग के एंटीबॉडीज़ अगर दिख रहा है ये स्पेसिफिक होता है एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर के लिए। ANA जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो 85% केसेस में हम लोग को पॉजिटिव मिलता है, और ANA का अगर पैटर्न देखा जाएगा तो फाइन स्पेकल्ड पैटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, उस केसेस में। नेक्स्ट है साइलोग्राफी। साइलोग्राफी क्या होता है ना, ये जैसे कि ड्राई आई के लिए हम लोगों ने शिमर टेस्ट किया था ताकि देखने के लिए कि उससे सिक्रीशन हो रहा है नहीं। ओके, मतलब लैक्रिमेशन, मतलब टीयर ड्रॉप्स वगैरह बन रहे हैं कि नहीं, टीयर आ रहा है या नहीं, उसी तरीके से साइलोग्राफी है। ओके, साइलोग्राफी क्या होता है, मतलब वो सैलिवरी फ्लो रेट को बताता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अल्ट्रासाउंड करके भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब कुछ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, DD इसका क्या हो सकता है, तो DD हम लोग सार्कोइडोसिस और IgG4। ओके, तो ये सब चीज़, तो सार्कोइडोसिस में क्या होता है, सार्कोइडोसिस में भी सैलिवरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होता है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ था इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो हम लोगों ने देखा था। यूवीआइटिस भी हो सकता है। ओके, सार्कोइडोसिस के केस में यूवीआइटिस हो सकता है, और लिम्फेडिनोपैथी भी होगा, लेकिन वहाँ पे जो लिम्फेडिनोपैथी होगा वो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होगा। ओके, IgG4 में क्या है, IgG4 में भी ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट हो रहा था।
ये सारे चीज़ होंगे, पैनक्रेटाइटिस होगा, ओके, प्लाज्मोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स वहाँ पे भी बनेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग को IgG4 में मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैनेजमेंट जॉगरन के केस में 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है ग्लैंडुलर और एक होगा एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर। ओके, ग्लैंडुलर के केस में हम लोगों ने देखा था क्या, ये हमारा आई और हमारा माउथ, अगर इनमें ड्राइनेस हो जाएगा तो ये ग्लैंडुलर में आएगा। ओके, तो हमारा अगर आई में अगर ड्राइनेस हो रहा है तो हम लोग, जाहिर सा बात है, वहाँ पे हम लोग टीयर सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। अगर वो बहुत ही सीवियर केस पे चला गया, मतलब क्या कि अगर पंक्टल ऑक्लूजन वगैरह हो गया, ठीक है, अब टीयर वहाँ पे मतलब अगर टीयर सप्लीमेंट्स आप दे भी रहे हो तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि ऑक्लूजन है आगे। ओके, जैसे कि हमारा पंक्टल ऑक्लूजन वगैरह हो गया, तो उस केस में हम लोग साइक्लोस्पोरिन हम लोग देते हैं। ओके, साइक्लोस्पोरिन। और अगर हमारा माउथ, अगर ड्राई माउथ के साथ एसोसिएटेड है तो उस केस में हम लोग सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स देते हैं। सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स में हमारा हो गया सेविमेलिन। ओके, सेविमेलिन हमारा सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स है। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर। एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर में हम लोगों ने देखा था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो था वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ था। तो यहाँ पे भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं, अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ नहीं है तब कौन सा देना है ड्रग्स, और अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है तब क्या देना है। अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ नहीं है, ओके, तो स्टेरॉइड्स हम लोग देंगे, लेकिन स्टेरॉइड्स का जो डोज होगा ना वो कम होगा। क्यों? क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है ही नहीं, तो स्टेरॉइड्स का डोज हम लोग कम कर रहे हैं। ओके, एनसेड्स दे रहे हैं इन्फ्लेमेशन वगैरह को रोकने के लिए, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हम लोग दे रहे हैं। ओके, लेकिन अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है तो आपको स्टेरॉइड्स जो होगा वो ज़्यादा देना होगा। ओके, और एनसेड, सिर्फ एनसेड से काम हमारा नहीं चलेगा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में, इसके लिए हम लोग को देना होगा माइकोफेनोलेट मॉफ्टेल, ये देना होगा, और साथ ही साथ साइक्लोफॉस्फामाइड देना होगा। ओके, तो ये है हमारा मैनेजमेंट। ओके, लेकिन एक चीज़ हम लोग को और भी चीज़, जैसे कि हम लोग इसमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर ड्राई आई है किसी को, या फिर केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिक्का की तरफ जा चुका है, ओके, तो हम लोगों को जितना भी हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे डस्ट, ये सब चीज़ हम लोग को अवॉइड करना है। पेशेंट को ये हम लोग सजेशन दे सकते हैं। टीयर सप्लीमेंट्स वगैरह तो करेंगे ही। अगर पंक्टल ऑक्लूजन है तो उस केस में साइक्लोस्पोरिन हम लोग को देना ही देना है। ओके, उसी तरीके से अगर आपका आ गया ड्राई स्किन, अगर स्किन में अगर एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर की बात किया जाए, स्किन में अगर ड्राइनेस हो गया तो उसमें हम लोग सोप्स, जो ऐसा सोप्स जो कि एब्रेसिव है, वो सब स्किन को ख़राब करता है, तो वो सब चीज़ हम लोग को अवॉइड करना है। स्किन मॉइस्चराइज़र्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग को अवॉइड करना होता है, क्योंकि आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो फिर फर्दर ड्राइनेस की तरफ वो चला जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ हम लोग अवॉइड करना है। उसी तरीके से ज़ेरोस्टोमिया हो गया, ड्राई माउथ हो गया, ओके, तो उस केसेस में हम लोग टॉपिकल फ्लोराइड भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, या कुछ ऐसा शुगरलेस कैंडी हम लोग दे सकते हैं, गम दे सकते हैं। सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स के बारे में हम लोगों ने देखा ही, सेविमेलिन यहाँ पे वो हम लोग दे रहे थे। ओके, तो अगर मान लो उसको कुछ इन्फेक्शन हो गया, ओरल कैंडिडियासिस हो गया, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर उसी तरह से वेजाइनल ड्राइनेस है तो वेजाइनल मॉइस्चराइज़र का यूज़, लुब्रिकेंट्स वगैरह, क्रीम्स वगैरह, तो ये सब का यूज़ हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर केसेस में हम लोगों ने बात भी की क्या, कि अगर सीवियरिटी अगर माइल्ड है, यहाँ पे जैसे सीवियरिटी माइल्ड है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो रखा है, तो उस केस में हम लोग स्टेरॉइड्स तो देना ही है, एनसेड्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से भी काम चला सकते हैं। और उसी तरीके से अगर मॉडरेट सीवियरिटी है तो इस केसेस में अगर हम लोग को स्टेरॉइड्स भी देना होगा तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ साथ मेथोट्रेक्सेट भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, एमएमएफ जो था हम लोगों ने देखा था, माइक्रोफेनोलेट मॉफ्टेल, ये सारे चीज़ हम लोग दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा साइट कहाँ पर है, सीवियरिटी क्या है, ऑर्गन वगैरह का कौन सा ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो गया जॉगरन।